हाय, स्वागत है आपका सक्सेस सबनेक्स्ट यूट्यूब चैनल पर। और 5000 प्लस मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में थ्योरी ऑफ मशीन्स का 25वें लेक्चर पर पहुंच चुके हैं। वाइब्रेशंस को हम डिस्कस करेंगे। वाइब्रेशन होता क्या है? देखो, कभी खंबा होता है ना, खंबा जैसे खंबा खड़ा रहता है, बिजली के तार का खंबा, उस पर पत्थर मारो, वो क्या होता है कि आप इस पर पत्थर मारते हैं, कोई इम्पैक्ट देते हैं, तो थोड़ा सा एकदम माइन्यूट सा क्या होता है ना कि कोई भी या आपका वो चम्मच होता है, फॉर्क होता है इस तरीके से, उसको आप हल्का सा इम्पैक्ट देते हैं तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन से इस तरीके से डिफ्लेक्ट करेगा और वापस से फिर इस पोजीशन पे आएगा और इधर की तरफ जाने लग जाएगा। और ये जो टू एंड फ्रो मोशन होता है या ऑसिलेटरी मोशन होता है, इसे क्या कहते हैं? हम वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये होता क्यों है? क्योंकि ये जो बॉडी है जिस पे आपने एक इम्पैक्ट दिया वो एक इलास्टिक बॉडी थी। इसका मतलब क्या है? इलास्टिक बॉडी थी, इसका मतलब ये है कि अगर आप इसमें कोई भी फोर्स लगाएंगे, कोई भी डिफॉर्मेशन लाने की कोशिश करेंगे तो ये डिफॉर्म होगी, पर फिर थोड़े टाइम बाद अपनी ओरिजिनल पोजीशन को रिगेन कर लेगी। ओके, तो ये एक इलास्टिक बॉडी का फंडा होता है। जैसे कि एक स्प्रिंग ले लो, स्प्रिंग को पकड़ के खींचो और छोड़ दो तो ये कंप्रेस होगी, छोटी हो जाएगी, फिर बढ़ेगी। तो एक स्प्रिंग हो गई, एक बीम हो गई, एक शाफ्ट हो गई, ये सब की सब कहीं ना कहीं इलास्टिक बॉडी, इनका कुछ यंग्स मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी होगा। और जैसे ही ये अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से किसी एक्सटर्नल लोड के एप्लीकेशन के कारण डिस्प्लेस की जाएंगी और उसके बाद उस एक्सटर्नल फोर्स जैसे ही रिलीज होगा ये एक वाइब्रेटरी मोशन परफॉर्म करने लग जाती हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ कि मान लो आपने खंबे पे पत्थर मारा, फिर वो टोंग की आवाज़ आती है, पत्थर पड़ के चला गया कहीं और, अब पत्थर चिपका हुआ उससे नहीं है, बार बार इम्पैक्ट नहीं हो रहा, एक बार डिस्टर्बेंस दिया, पत्थर निकल लिया अपनी पतली गली से, तो उस टाइप के मोशन को कहते हैं फ्री एंड नेचुरल वाइब्रेशन मोशन, व्हेन द नो एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी आफ्टर गिविंग एन इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। शुरुआत में तो एक इनिशियल डिस्प्लेसमेंट उसने दिया, उसके बाद वो कट लिया पतली गली से, तो ये हो जाएगा फ्री वाइब्रेशन या नेचुरल वाइब्रेशन। और इसकी वजह से जिस फ्रीक्वेंसी पे वो वाइब्रेट करेगा उसे बोल देंगे फ्री और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन। अब ये कई तरीके से हो सकती हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक रबर बैंड थी मेरे पास, समझो एक रबर बैंड थी, और उस रबर बैंड को मैंने ऐसे खींचा और छोड़ दिया, मतलब उसकी लेंथ वाइज मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया। उसकी जो लेंथ है ना, उसकी जो मान लो कोई एक एक्सेस होगी, वर्टिकल एक्सेस होगी इस तरीके से, लॉन्ग, इसको क्या कह देंगे? लेंथ वाइज है तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस कह देंगे। तो जब मेरा एक्सटर्नल फोर्स लगता है लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अलॉन्ग, तो वो क्या हो जाता है? लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगा। तो जब फोर्स लगेगा किसी लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस के अलॉन्ग या उस एक्सिस के पैरेलल, तब हमारा लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पार्टिकल भी जो वाइब्रेट करेगा, जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट करेगा, मूव करेगा पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट, और इसे कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन। जैसे शाफ्ट की इलोंगेट होती है फिर शॉर्ट होगी, जैसे रबर बैंड हुई थी, ठीक है, तो उसमें जब वो लंबी होगी तो उसमें आएंगी टेंसाइल फोर्सेस, फिर जब वो छोटी होगी तो उसमें कंप्रेसिव फोर्सेस आएंगी। तो ये अल्टरनेट आएंगी, लंबी फिर छोटी, तो अल्टरनेट टेंशन एंड कंप्रेशन आएगा उसमें। ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कैसे? ये खंबे वाला एग्जांपल या फोर्क वाला एग्जांपल ऐसे था और आपने ऐसे वाइब्रेशन दिया, एक्सिस ये है, उसके परपेंडिकुलर आपने वाइब्रेशन दिया, तो ये जो यहाँ पे जो पार्टिकल होगा ना, यहाँ पे जो डिफरेंशियल इसका बॉडी होगी वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगी। तो अप्रॉक्सीमेटली परपेंडिकुलर टू द एक्सिस ऑफ द शाफ्ट अगर वाइब्रेशन होगा तो उसे क्या कह देंगे? ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कह देंगे, ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कह देंगे। और इस केस में आप खुद ही सोच के देख सकते हो, अगर ये इस तरीके की शाफ्ट होगी तो ये इधर बेंड करेगी, फिर यहाँ पर इस तरीके से बेंड करेगी, तो ये अल्टरनेटिव बेंडिंग होगी। जब इधर की तरफ बेंड कर रही है तो यहाँ पे कंप्रेसिव आ रहा है, यहाँ पे टेंशन आ रहा है, फिर यहाँ पे बेंड करेगी तो यहाँ पर टेंशन, यहाँ पे कॉम्प्रेशन, इस तरीके से अल्टरनेट टेंशन कॉम्प्रेशन आपको देखने को मिलेगा। तो अल्टरनेटिव बेंडिंग स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। टॉर्सनल वाइब्रेशन में क्या होगा? मान लो आपके पास ये रॉड थी और इस पे आपका इस तरीके से मास लटका हुआ था और आपने पकड़ के इसको मरोड़ दिया। जब आप मरोड़ोगे तो पहले तो आपने ऐसे मरोड़ा, फिर ये खुलेगा, इधर जाएगा,
फिर उसके बाद इधर जाएगा, तो ये टॉर्जनल होगा। और जो पार्टिकल है वो, ये डिस्क, ये शाफ्ट जो भी होगी, वो एक सर्कल के अबाउट, एक्सिस के अबाउट एक सर्कल होगा, उसके अबाउट वाइब्रेशन करना चालू कर देगा, और इसे कहेंगे टॉर्जनल वाइब्रेशन। ठीक है, इसमें ट्विस्टिंग और अनट्विस्टिंग होगी, जिसकी वजह से टॉर्जनल शीयर स्ट्रेसेस इंड्यूस होंगी। फिर होता है फोर्स्ड वाइब्रेशन। जैसे कि क्या होता है ना कि मोबाइल है, मोबाइल आपका वाइब्रेट करता है, ठीक है, आपने एक कुछ स्प्रिंग बिछा दी ज़मीन पे, ठीक है, कुछ स्प्रिंग बिछा दी ज़मीन पर, इस तरीके से कई सारी आपने स्प्रिंग्स लगा दी हैं, और उस स्प्रिंग के ऊपर आपने एक पट्टा रख दिया लकड़ी का, और उसके ऊपर आपने मोबाइल रख दिया अपना, और ये मोबाइल अब वाइब्रेट पे लगा दिया। तो अब क्या होगा, ये जो अब वाइब्रेशन को इंड्यूस करने वाला फोर्स कौन सा है? ऑब्वियसली मोबाइल है आपका, ये मोबाइल है, ये आपका पट्टा है, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो मोबाइल है ये कंटिन्यूअसली आपके इस सिस्टम के कांटेक्ट में है, यानी कि जो बॉडी है वो वाइब्रेट कर रही है अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, और ये एक्सटर्नल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? मोबाइल प्रोवाइड कर रहा है। देन द बॉडी इज सेड टू बी अंडर फोर्स्ड वाइब्रेशन, और ऐसा मोबाइल की जगह आपकी लेथ की मशीन हो सकती है, मोटर हो सकती है, कुछ भी चीज़ें हो सकती हैं। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड किया गया है, ये अनबैलेंस और डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट कर रहा है। इसकी वजह से जो डिस्टर्बिंग फोर्स क्रिएट हो रहा है उसकी वजह से एक अनबैलेंस आ रहा है, और यहाँ पर जो ये वाइब्रेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है, जितना जिस फ्रिक्वेंसी के साथ मोबाइल वाइब्रेट करेगा उसके हिसाब से पूरा सिस्टम वाइब्रेट करेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा फोर्स वाइब्रेशन के केस में। डैम्प्ड वाइब्रेशन के केस में क्या होगा? डैम्प्ड वाइब्रेशन समझो। अब इसमें क्या हो रहा है कि देखो, मान लो कि जैसे कि हमारी एक रॉड ही थी, इसको हमने इस तरीके से डिस्टर्बेंस किया, ये इस तरीके से बेंड होगी, फिर इस तरीके से बेंड होगी। यार अगर सब चीज़ें एकदम ठीक होंगी तो फिर तो ये अल्टरनेटिव ऐसे ऐसे बेंड होती रहेगी अनंत काल तक। पर आपको पता है ना कि यार आप थोड़ा सा किसी को भी वो चमचा लेके उसको टंग कर दो, थोड़ी देर तक होता है, उसके बाद रुक जाता है। तो रुक क्यों जाता है? एनर्जी जो थी ना उसके आसपास, एयर रेजिस्टेंस और बाकी वजह से, या हिस्टेरेसिस की वजह से, कई सारी वजह से वो एनर्जी जो थी, जो मैंने इम्पार्ट करी थी उसने थोड़ी देर तो वाइब्रेट करा है, फिर वो एनर्जी लॉस हो गई, वो एटमॉस्फेयर में एयर रेजिस्टेंस में चली गई, या फिर इंटरनल कुछ रेजिस्टेंस हो गया, किसी भी वजह से हो गया, और कुल मिला के क्या हुआ कि वो जो वाइब्रेशन का एम्पलीट्यूड था वो हर एक साइकिल में रिड्यूस होता चला गया। और ऐसे ही वाइब्रेशन को क्या कहते हैं हम? डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। डैम्प्ड वाइब्रेशन कहते हैं। ये डैम्प्ड वाइब्रेशन बहुत काम के होते हैं। देखो कैसे काम के होते हैं, जैसे कि आपकी गन होती है ना, ये आर्टिलरी गन्स होती हैं। अब आप खुद ही सोचो, जिस तरीके से आप एक फोक पे ऐसे टोंग करते हो तो वाइब्रेशन इंड्यूस होती है। भाई गोला दाग रहे हो आर्टिलरी से, कितना खतरनाक एक आपने एक्सटर्नल फोर्स दिया। अब अगर आपने इस वाइब्रेशन को डैम्प करा के ख़त्म नहीं कराया तो पूरी आर्टिलरी मशीन, आपको समझ में आ रहा, वाइब्रेट ही करती रह जाएगी। हम तो ऐसा नहीं चाहते, तो हम जानबूझ के उसको इस तरीके से डिज़ाइन करते हैं कि वो जो एम्पलीट्यूड का वाइब्रेशन है वो एकदम से ख़त्म हो जाए, जितनी जल्दी ख़त्म हो सकता है उतनी जल्दी हो जाए। जैसे आपकी गन्स होती हैं, उसमें भी क्या होता है, गोली चली, उसकी वजह से एक एक्सटर्नल फोर्स आएगा, वो वाइब्रेशन इंड्यूस कराएगा, और हमको डैम्पिंग करा के उस वाइब्रेशन को ख़त्म कराना है। तो इस वजह से डैम्पिंग कराना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो अब कुछ क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। देखो ये वाइब्रेशन का टॉपिक जो है ये थोड़ा सा, इसमें अंडरस्टैंडिंग वाला पार्ट मुझे लगता है अपनी तरफ से कि अगर जब तक मैं नहीं दूंगा तो फिर इंसाफ नहीं होगा इन लेक्चर्स के कारण। तो हो सकता है कि लेक्चर्स लंबे हो जाएं या हम कुछ कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, पर मैं कोशिश करूँगा कि चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएं, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है मैकेनिकल इंजीनियरिंग का। काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बहुत ही टफ क्वेश्चंस भी यहाँ से बन सकते हैं। तो इस वजह से हम इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। अ बॉडी इज सेट टू बी अंडर द फोर्स्ड वाइब्रेशन। कब होगा? जब बॉडी वाइब्रेट करेगी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन एक्सटर्नल फोर्स। जब कोई एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे एक्ट नहीं कर रहा है, इनिशियली उसने डिस्प्लेसमेंट दिया, उसके बाद वो हट गया, तो उसे कहेंगे फ्री वाइब्रेशंस। व्हेन देयर इज अ रिडक्शन इन एम्पलीट्यूड, उसको कह देते हैं डैम्प्ड वाइब्रेशन कह देते हैं। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन कब होता है? जब पार्टिकल वाइब्रेट करता है अलोंग द एक्सिस, तो पैरेलल टू एक्सिस जब वाइब्रेट करेगा।
जब परपेंडिकुलर टू एक्सिस करेगा तो टॉर्जनल वाइब्रेशन कह देते हैं, और ट्रांसवर्स वाइब्रेशन कह देते हैं, सॉरी, ठीक है। और टॉर्जनल वाइब्रेशन में एक सर्कल बनता है अबाउट द एक्सिस, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन आर सब्जेक्टेड टू इंड्यूस टेंसाइल एंड कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, ये भी करेक्ट है। व्हेन अ बॉडी इज सब्जेक्टेड टू ट्रांसवर्स वाइब्रेशन, स्ट्रेस इंड्यूस इन द बॉडी विल बी, तो ट्रांसवर्स वाइब्रेशन जब होता है, मैंने आपको बताया था इस तरीके की बॉडी है, फिर वो इधर बेंड करेगी, फिर कभी वो इधर बेंड करेगी, तो बेंडिंग स्ट्रेसेस आ जाएंगी। फिर जब आपकी शियर स्ट्रेसेस कब इंड्यूस होती है, टॉर्जनल वाइब्रेशंस में होती हैं, ठीक है। नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन किस तरीके से निकलता है, तो देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको समझेंगे। मान लो कि एक इस तरीके की प्लेन है जहाँ पे स्प्रिंग लगा के रखी हुई है। इनिशियली कुछ इसको डिस्टर्बेंस दिया गया और ये जो मास था अब खिसक के यहाँ पे आ गया, कुछ इस तरीके से आ गया, ठीक है। ओके, तो स्प्रिंग का फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होगा। मान लो मैंने ये x डिस्प्लेस किया, ये x अगर मैंने डिस्प्लेस किया तो यहाँ पे फोर्स kx लग रहा होगा, ठीक है। अब ये जो kx फोर्स लग रहा है, डीएलेम्बर्ट प्रिंसिपल कहता है कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगा दो जिसको हम कह देंगे मास इनटू एक्सेलरेशन, और वो फोर्स जब इस फोर्स के बराबर होगा और अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो फिर ये एक तरीके से डायनामिक्स से हम स्टैटिकली बैलेंसिंग में चले जाते हैं। तो बस यही इक्वेशन हमारी बन जाती है, एम ए, या फिर ए क्या होता है, ए होता है डी वी बाई डी टी, और वी क्या होता है डी एक्स बाई डी टी, तो ए क्या हो जाता है डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर। तो एम डी स्क्वायर एक्स बाय डी टी स्क्वायर प्लस के एक्स इज इक्वल टू 0, ये हमारी इक्वेशन आ जाती है। और ध्यान से देखो इस इक्वेशंस को। अब क्या करो कि ये जो डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर है, इसको मैं एक्स डॉट लिख सकता हूँ या एक्स डबल डॉट लिख सकता हूँ, सॉरी, एक्स डबल डॉट प्लस के बाय एम एक्स इज इक्वल टू 0। अब ये जो x है ना, इसके बाजू वाली जो क्वांटिटी है वो हो जाती है ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, k बाय एम के बराबर। तो मेरा जो k बाय एम के बराबर, तो ओमेगा हो जाएगा अंडर रूट k बाय एम। और कभी कभी इस k को ना s बोल देता है, स्प्रिंग की स्टेफनेस होती है कुल मिला के ये। तो कभी कभी किसी किसी बुक में आपको s बाय एम देखने को मिलेगा। s बाय एम हो, k बाय एम हो, हमको क्या पता, हमको क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। जिस हिसाब से भी वो देगा हम उस हिसाब से कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर ये तो हो गया, यहाँ से हमको पता चला गया ओमेगा इज इक्वल टू, और हमसे क्या पूछा, फ्रीक्वेंसी पूछा। तो हमें पता है ओमेगा जो होती है, ओमेगा होती है 2 पाई फ्रीक्वेंसी। तो ओमेगा आया था अंडर रूट एस बाय एम, ये हो जाएगा 2 पाई फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई अंडर रूट एस बाय एम, यानी कि ए ऑप्शन तो हमारा करेक्ट हो गया, ठीक है। बाकी के ऑप्शंस भी यहाँ पे देखते हैं। चलो अब इस तरीके से, अगर ये मास इस तरीके से रखा हुआ था तो ठीक था। अगर एक स्प्रिंग है वो इस तरीके से अटैच्ड है और मास इस तरीके से रखा हुआ है, ठीक है, ये मास है, आप इसको इनिशियली आपने इस तरीके से रखा है, जैसे ही छोड़ोगे, अभी मैंने कोई फोर्स नहीं लगाया, बस आप सोचो कि ये मास इस तरीके से लटका हुआ है, इसको ऐसा लटकाया था, इनिशियल पोजीशन ये थी, अभी कोई स्प्रिंग स्ट्रेच नहीं हुई है। अब जैसे ही मैंने इसको धीरे से छोड़ दिया, ये थोड़ी सी स्प्रिंग स्ट्रेच होगी और नीचे आएगी। ये किस वजह से आई है, इसके मास की वजह से आई है भाई। मैंने कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, मैंने धक्का नहीं दिया था, मैंने एकदम धीरे से ले गया और उसमें लगा के छोड़ दिया। उसकी वजह से क्या हुआ, ये नीचे चली गई, जेंटली किया एकदम काम। कितना नीचे गई होगी क्या बता सकते हो, डेल्टा नीचे गई होगी सर। डेल्टा किसके बराबर होगा, k इंटू डेल्टा इज इक्वल टू एम जी, यानी कि मेरे पास k बाय एम इज इक्वल टू जी बाय डेल्टा आ गया है। और मुझे तो पता था, या फिर यहाँ पे s लिख देता हूँ, इसको भी s कर देता हूँ, s इंटू डेल्टा, ठीक है। तो s बाय एम मेरे पास g बाय डेल्टा आ गया है, तो इसमें रख दो 1/2 पाई, s बाय एम की जगह क्या आ जाएगा, g बाय डेल्टा आ जाएगा। तो ये भी ऑप्शन करेक्ट है। अब एक काम करो, ये g की जगह 9.81 रख दो, तो अंडर रूट ऑफ 9.81 डिवाइडेड बाय 2 पाई अगर आप कर दोगे तो 0.4985 आ जाएगा। तो ये सब के सब करेक्ट है, ऑल ऑफ दिस, ठीक है। द नेचुरल वाइब्रेशन ऑफ अ फ्री
ट्रांसवर्स वाइब्रेशन और लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन क्या सेम होती हैं? भाई सेम नहीं होती ना। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी एक्सिस के पैरेलल होती है, ट्रांसवर्स जो होती है वो एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है, दोनों सेम नहीं होती, आर फ्री। तो यहाँ पे आ जाएगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा रॉन्ग, राइट लिख दिया गलती से, ठीक है। रीड टाइप टैकोमीटर जो होता है वो लॉन्गिट्यूडनल वाइब्रेशन के प्रिंसिपल पे चलता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एज ऑलवेज वेरी हैप्पी and nice day.